गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। मैं नरेश कुंदवानी आप सभी लोगों का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों को लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग में कुल लॉजिकल रीजनिंग में कुल 3 सेक्शन होते हैं और कुल मिला के 40 चैप्टर होते हैं। उन 40 चैप्टर में कौन से टॉपिक होते हैं, उन कौन से सब टाइप होते हैं, उन सभी को अपन डीपली पढ़ेंगे। हेलो स्वार्थी हेलो। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं लॉजिकल रीजनिंग का। हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। हेलो सचिन। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं आप में जो लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। क्यों? ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है कंपटीशन में पूछे जाने वाला जो आपने कभी भी अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। राम राम। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग जो कंपटीशन में पूछा जाता है। ये कहीं भी आपने अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। इसके अलावा कंपटीशन में जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में पढ़े हुए हैं। ठीक, बस ये इकलौता सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा क्या है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर? गुड आफ्टरनून। तो ऐसा क्या है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है? थोड़ा बारीकी से समझना बच्चों। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके पूछे जाने के पीछे कोई ना कोई महत्व होता है। जैसे कि किसी एग्जाम में यदि हिंदी पूछी जा रही है तो हिंदी पूछे जाने के पीछे यह महत्व होता है कि जिस कार्य क्षेत्र के लिए आप चूज किए जा रहे हैं वहां पे हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है और उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। यदि उस एग्जाम में हिस्ट्री पूछी जा रही है तो वो इसलिए पूछी जा रही है कि ये आपको अवगत कराने के लिए कि आपके पूर्वजों ने प्रशासन में क्या गलतियां करी है ताकि जब आप प्रशासन में आए तो वो गलतियां आप न दोहराए। इसी प्रकार लॉजिकल रीजनिंग इसलिए पूछा जाता है कि एक सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी अधिकारी, उसकी लॉजिकल पावर, उसकी सोचने की, समझने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। क्यों? जब आप ऑन ड्यूटी जो भी डिसीजन लेंगे वो सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे वो उन हजारों लाखों लोगों को भी प्रभावित करेंगे। तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन जो है हर पैमाने पर खरा उतरे और ये जब ही होगा जब आपकी सोचने की, समझने की शक्ति अच्छी होगी। ठीक, इसीलिए ही लॉजिकल रीजनिंग डाला जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में से बहुत से चैप्टर आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और वहां जो आपकी सोचने की क्षमता बनेगी। बेटा इसके बाद भी एक और क्लास है 12:30 के बाद, वो आप देख लेना। ठीक, तो जो आपकी यहाँ पे सोचने की शक्ति बनेगी लॉजिकल रीजनिंग की, वो आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगी। देखो मैं आपको ये बता देता हूं बस कि मेरा पूरा अप्रोच यही रहेगा कि इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह न लेते हुए, इसको इस तरीके से ले कि ये आपकी सोचने की क्षमता जो है ये आपकी डेली लाइफ में भी बढ़ा दे। ठीक, अब अपन चलते हैं अपने रीजनिंग के पार्ट की तरफ। अब थोड़ा सा इसको बारीकी से समझ ले कि जो पूरी रीजनिंग होती है वो 3 भागों में बटी रहती है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है भाषिक तर्क शक्ति। ठीक, वर्बल रीजनिंग का। इसी के आधार पे आपको नाम के आधार पे समझ में आ जाएगा कि भाषिक तर्क शक्ति मतलब इसमें पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं। बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है? बेटा सी सेट के लिए भी बिल्कुल पढ़ सकते हो। ये आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस लिख दो फटाफट। बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज? बेटा आपके तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है जिनको आवाज नहीं आ रही है। बढ़िया। अब मेरी बात यहां पे सुनो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस मैं आपको दे रहा हूं। ये जो भाषिक तर्क शक्ति होती है, वर्बल रीजनिंग होती है, इसमें पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सब क्वेश्चन भाषा पर आधारित होते हैं। यहाँ पे 3 या 4 लाइन का आपको एक क्वेश्चन होगा, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि घड़ी का क्वेश्चन आ सकता है, कैलेंडर का आ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट का आ सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 5 या 6 लाइन का भी होता है। तो भाषिक तर्क शक्ति मतलब भाषा पर आधारित प्रश्न। यहां पे आपको एक प्रश्न होगा जिसमें 3 या 4 लाइन होगी, उसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसमें जो भी बोला गया है
कंसेप्ट लगाते हुए या फॉर्मूला लगाते हुए आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वाले पार्ट में आपको चित्रों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये होता है भाषिक तर्क शक्ति, मतलब वर्बल रीजनिंग। इसमें जो है करीब 20 टॉपिक है जो अपन इसको डीपली पढ़ेंगे, हर चीज को डीपली पढ़ेंगे, हर टाइप को पढ़ेंगे, ठीक। और ये जो है ठीक इसका अपोजिट होता है अभाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें पूछे जाने वाले जितने भी टॉपिक होते हैं वो सब चित्रों पर आधारित होते हैं, जैसे कि जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति को घुमाना या आकृतियों की गिनती। तो ये वाले पार्ट में जितने भी प्रश्न होंगे यहां पे कोई आकृति यूज नहीं होगी। यहां 3 या 4 लाइन का क्वेश्चन होगा जिसको आपको समझ के कंसेप्ट लगाना है या फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे कि रक्त संबंध हो जाएगा, कैलेंडर, क्लॉक, ये सब। और ये जो होगा ये अभाषिक तर्क शक्ति, मतलब यहां पर पूछे जाने वाले प्रश्न एक आकृति पर होंगे, मतलब कि आकृति को घुमाना या कागज को मोड़ने के बाद वो किस तरीके से दिखेगा, या मोड़ के यदि उसे फाड़ दिया जाए तो खोलने पर वो किस तरीके से दिखेगा। और लास्ट होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। ये एसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जैसे कि कथन निष्कर्ष, ठीक। जैसे आप कुत्ता बिल्ली वाले चैप्टर करते हैं कि कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर है, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। कांस्टेबल में तो इसके 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसआई में भी इसके 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है। तो यहां पर भी भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं जैसे कि कथन निष्कर्ष। अलग टॉपिक नहीं बेटा, क्लासिफिकेशन जो है चारुल, ये 2 जगह पे आता है, ये भाषिक में भी आता है, भाषिक में भी आता है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, जो मिक्स टॉपिक होते हैं उसमें, तो उसमें वर्बल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें नॉन वर्बल वाले भी होते हैं जो चित्रों पर आधारित होते हैं। उसको पूरा अपन अच्छे बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक। तो आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, इस पे भाषा पर आधारित होते हैं प्रश्न, इस पे चित्रों पर आधारित होते हैं, और यहां आपकी एनालिटिकल पावर वो चेक करता है, जैसे कि न्याय निगमन वाला पार्ट हो गया, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कार्रवाई और पुनरुद्धारणा। यह आपकी भाषा की शक्ति को चेक करता है। क्योंकि देखिए, आप कभी भी अगर सरकारी अधिकारी बनेंगे ना तो आपको ऑन ड्यूटी काम कम करना पड़ता है, आपको पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ता है, और ऊपर से आपको जो भी ऑर्डर आता है 2 या 4 लाइन में, उसका आपको महत्व समझ में आना चाहिए कि क्या निष्कर्ष उसका निकलता है, ठीक। आपको हर चीज ऊपर से जो ऑर्डर आएगी वो 5 या 6 पन्नों में डिस्क्राइब करके नहीं आएगी, कम से कम शब्दों में कितना ज्यादा बोला जा सकता है, मतलब भाषा में कैसे लॉजिक लगाना है वो हम सीखेंगे यहां पे। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया, अपन चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, भाषिक तर्क शक्ति, वर्बल रीजनिंग का सबसे पहला पार्ट, ये अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो, बहुत से लोग इस वाले पार्ट को पढ़ाते नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। इस बेसिक पार्ट के अंदर भी इसके 5 सब टाइप है, इनको मैं यहां पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। जब एक एक टाइप को मैं लूंगा उसके अंदर अपन 15-20 क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो आपके रीजनिंग में जितने भी टाइप है छोटे से छोटे, वो सारे पढ़ेंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं कि 3 से 4 महीने जब तक आपका रीजनिंग चलेगा, उसके बाद ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो आपसे नहीं बनेगी। तो अपन अपना कोर्स शुरू करें सबसे पहले टाइप से, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से। यस लिख दो जल्दी से, जल्दी से यस लिख दो, बहुत बढ़िया, गुड गुड। देखो अब सुनना मेरी बात यहां पे ध्यान से, सबसे पहले टाइप पे चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके रीजनिंग में कहीं पर भी एबीसीडी आएगी तो एबीसीडी का वो ज्यादातर उसकी प्लेस वैल्यू से रिलेट करता है। जैसे कि आपको बोल देगा कि बताओ पी किस जगह पे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता है, लेकिन जब आप कोडिंग डिकोडिंग हो गया, श्रृंखला हो गया, या आगे अल्फाबेटिकल सीरीज वाला पार्ट हो गया, यहां पे क्वेश्चन में ज्यादातर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से उसको रिलेट करता है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। तो ये आपको ए से लेके जेड तक इसके क्रम अच्छे से याद रहने चाहिए, ए से लेके जेड तक के क्रम आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि इसको याद किस तरीके से करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस चैप्टर के खत्म होते होते मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं कि सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आपको क्रम याद हो जाएगा, ठीक। अब 5 मिनट दो मेरे को, मैं आपको याद कराता हूं कि कैसे याद करना है। देखो सबसे पहली चीज, आपको कभी भी पूछा जाए ए बी सी डी, ये 4 अल्फाबेट ऐसे होते हैं कि जिनका क्रम आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपको मुंह जबानी याद होते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि पी का क्रम क्या होता है, तो पी के क्रम में आपको दिक्कत होगी कि यार क्या होता है, जिसको याद है वो 16 दे देगा। लेकिन ए बी सी डी में से मैं कुछ भी पूछ लूं, ऐसी स्थिति में आपको कभी भी याद करने की आदत नहीं पड़ती कि भैया डी का क्रम क्या होता है या सी का क्रम क्या होता है, ये मुंह जबानी आपको रटे हुए होते। तो
यहां पे कुछ अक्षर ऐसे लिखे हुए हैं जो बिना मेहनत के आपको याद हो जाएंगे। कैसे? ए बी सी डी, ये 1 2 3 4 होता है। इसी तरीके से आखिरी के 3 एक्स वाई जेड, ये भी आपको मुंह जबानी याद रहते हैं। एक्स वाई जेड 24 25 26, तो ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी 1 2 3 4 हो गया, और उसके बाद एक्स वाई जेड 24 25 26 हो गया। देखो इसके बाद देखो मैंने यहां पे 5 अल्फाबेट लिख के रखे जो हर 5 के मल्टीपल पे है, हर 5 के पहाड़े पे आते हैं। 5 10 15 20 25, इन जगहों पर जो अल्फाबेट आते हैं इनसे शब्द बनता है इजोटी। इजोटी तो आपको कभी भी ई जे ओ टी वाई, इसमें से कोई सा भी अक्षर आता है कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, उसका क्रम आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? 5 10 15 20 25, ये पहाड़े के हिसाब से। तो यहां पे जो अल्फाबेट है इसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। कौन कौन से? ए बी सी डी, ये 4 अल्फाबेट का क्रम आपको बचपने से याद है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं क्यू का पूछूंगा तो आपको दिक्कत होगी, पी का पूछूंगा तो दिक्कत होगी, डायरेक्ट मुंह पे याद नहीं रहेगा, उंगलियों पे गिनोगे। लेकिन ए बी सी डी और एक्स वाई जेड ये मुंह पे अपन को रटे हुए रहते हैं कि ये शुरुआत के 4 है और ये आखिरी के 3 अल्फाबेट है, और बीच के 5 मैंने लिख दिया है हर 5 के पहाड़े में आने वाले इजोटी। ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25। ठीक, अब इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट है इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है अब वो मैं आपको बताता हूं। अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाना है। यहां पे देखिए, सबसे पहली चीज अपन ने 4 तक पढ़ लिया कि ए बी सी डी इसका क्रम होता है आपका 1 2 3 4, और इजोटी में ई जो था पहले स्थान पे तो उसका क्रम हो गया 5। अब आता है एफ। एफ से एक शब्द निकलता है फिक्स, एफ से एक शब्द निकलता है फिक्स, और फिक्स से राइम करता हुआ है 6, फिक्स 6 फिक्स 6। तो एफ जो है, एफ से एक शब्द निकलता है फिक्स, फिक्स का एक राइम करता हुआ है 6, तो आपको फिक्स याद रहेगा तो आपको उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी याद रहेगा जो कि होता है 6। तो एफ से हो जाएगा फिक्स फिक्स 6। ठीक, इसके बाद आता है जी। जी जो होता है, जी का क्रम होता है 7। देखिए, आप जब जी के पढ़ते होंगे या आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उसमें G7 का जिक्र हर बार होता है। ये G7 क्या है? ये G7 जो है वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्रीज जो है उनका एक समूह है। इसमें एक भारत भी एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। ठीक, हर साल इसकी एक मीटिंग होती है। तो जी जो है वर्ल्ड की टॉप 7 ग्रोइंग इकोनॉमीज है। तो ये हो गया जी से G7। G7 हमें बार बार सुनने को मिलता है, तो जी से आपको G7 याद आएगा, उसका क्रम हो जाएगा 7। ठीक, तो F से हुआ फिक्स 6, फिक्स 6, G से हो जाएगा G7, और H जब कैपिटल लिखा जाता है या 8 को जब मैं डिजिटल रूप में लिखता हूं तो उसका जो दिखने का तरीका होता है 8 का, वो H की तरह ही होता है। और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखो H का रूप आपको 8 की तरह ही दिखेगा। तो ए बी सी डी हो जाएगा 1 2 3 4, और उसके बाद इजोटी वाला तो 5 10 15 20 25 हो जाएगा, एक्स वाई जेड 24 25 26 हो जाएगा। फिक्स से फिक्स 6, जी से G7, और H से हो गया 8। आई को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, आपको कभी भी कोई ज्ञान देता है आपके दोस्तों में तो आप क्या बोलते हो? मेरे को पता है, तेरे बाप को मत सिखा। मेरे को पता है, तेरे बाप को मत सिखा। मेरे को पता है, आई नो आई नो आई नो। आई से हो जाएगा नो, आई का क्रम हो जाएगा नो। ठीक, तो आई से हो जाएगा आई नो, आई का क्रम हो जाएगा नो। ठीक, समझ में आ रही है बात? यस लिख दो फटाफट। बहुत बढ़िया, जल्दी से यस लिख दो। बहुत बढ़िया, अभी सारे क्रम आपको याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं ये चैप्टर कंप्लीट होते होते। ठीक, सुने यहां पे, तो एफ से हुआ फिक्स शब्द निकला, फिक्स का राइम करता हुआ 6, फिक्स 6 फिक्स 6। जी से हो गया G7। एच जो है डिजिटली 8 की तरह दिखता है, तो एच दिखते से आपको 8 दिखेगा। ठीक, और आई से हो गया आई नो, मुझे पता है, तेरे बाप को मत सिखा। आई नो आई नो। और जे देखो, जे का एक तरीका सुनो। जे सबसे पहले तो इजोटी में दूसरे स्थान पे है, तो ये आपको पता चल जाएगा जे का जो क्रम होता है वो क्या होता है। जे का क्रम होता है 10। लेकिन दूसरा तरीका, जे को जब मैं छोटा लिखूंगा स्मॉल अल्फाबेट में, जे के ऊपर एक लड्डू होता है, उस लड्डू का जब मैं गिरा दूंगा तो जय का जब लड्डू गिर जाएगा, जय का लड्डू गिर जाएगा तो वो बन जाएगा 10। तो जय का जब लड्डू गिर जाएगा तो वो बन जाएगा 10। और इजोटी में जे जो है वो दूसरे स्थान पर आता है, वहां से इसका क्रम 10 निकल के आता है। ठीक, तो जे इजोटी में दूसरे स्थान पे है, वहां से भी 10 होता है, और जय का जब लड्डू गिर जाता है तो वो 10 बन जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक, अब क्या देखो, आईपीएल की सबसे फेमस टीम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, के से हुआ किंग्स 11 पंजाब, और उसी में उसका क्रम छुपा है जो कि होता है 11। के से किंग्स 11 पंजाब, और वो हो जाता है उसका क्रम यहाँ पे 11। ठीक, अभी तक जितने वन को रिपीट कर रहा हूं। एफ से फिक्स 6, जी से वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्रीज G7,
H जो डिजिटली 8 की तरह दिखता है, आई नो मुझे पता है, आई नो, ठीक। और फिर J का लड्डू जब गिरेगा तो वो 10 बन जाएगा और इजोटी में J दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद K से किंग्स 11 पंजाब, ठीक। अब L सुनो, L 12, देखो L होता है, L बोले तो लव, L बोले, ये बोला लव होता है, लव का मतलब, तो लव करोगे तो लग जाएंगे नहीं, लव करोगे तो बच जाएंगे 12, लव करोगे तो बच जाएंगे 12, लगेंगे नहीं, बजेंगे 12, ठीक है। बहुत बढ़िया वास्तु, बहुत बढ़िया। तो L बोले तो लव, लव करोगे तो बच जाएंगे 12, तो उसका क्रम हो जाएगा 12। L से लव, लव करोगे तो बच जाएंगे 12, ठीक। अब थोड़ा सा M को यहां पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा M को यहां पे ध्यान से देखना। देखो M और W एक तरीके से दिखते हैं, ठीक है, इनका दिखने का तरीका एक ही होता है। M को अगर मैं घुमा दूं तो M 3 की तरह बन जाता है, W को भी यदि मैं घुमा दूं तो वो भी 3 की तरह बन जाता है। M को अगर घुमा दूं तो 3 की तरह बन जाता है, W को भी घुमा दूं तो 3 की तरह बन जाता है। तो इसका क्रम हो जाता है 13, उसका क्रम हो जाता है 23। M जो है घड़ी की दिशा में यदि उसको क्लॉकवाइज टर्न करा दिया जाए 90 डिग्री तो वो 3 की तरह बन जाता है, उसमें आगे एक डंडा लगा दो तो 13 बन जाएगा। और W को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दूं, घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री घुमा दूं तो वो भी 3 बन जाता है, तो वो जाएगा 23। तो 13 और 23 एक जैसे दिखते हुए हैं, और ये उन अक्षरों के जो अक्षर भी एक जैसे दिखते हैं, M और W, ठीक। तो यहां तक M तक हो गया है। वापस से बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। F से हो जाएगा 6, G से हो जाएगा G7, H जो है डिजिटली 8 की तरह दिखता है, और उसके बाद आई नो, फिर उसके बाद J का लड्डू गिर गया और इजोटी में J जो है दूसरे स्थान पर है। K किंग्स 11 पंजाब, वहां से K का क्रम निकल के आता है जो कि होता है 11। MW से पहले आता है इसलिए हम 13W, बहुत बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया नमन, बहुत बढ़िया, ठीक। तो किंग्स 11 पंजाब। L से हो जाएगा लव करोगे तो बच जाएंगे 12, और उसके बाद M जो है 3 की तरह दिखता है तो वहां कर दिया 13, और बिल्कुल सही बोला, MW के पहले आता है और 13 भी 23 के पहले आला, तो M का क्रम हो जाएगा 13 और W का क्रम हो जाएगा 23, ठीक। अब इसके बाद चलते, देखो आप बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है चिल्ड्रंस डे, ठीक। और N से होता है नवंबर, और आप चिल्ड्रंस डे कब आता है आपका 14 तारीख के ऊपर, तो 14 पे आता है चिल्ड्रंस डे। N से नवंबर 14, तो N का क्रम हो जाएगा 14, ठीक। इसके बाद होता है O तो आपको पता ही है कि इजोटी में तीसरे स्थान पे आता है, तो 5, 10, 15, O का क्रम हो जाएगा 15, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका P। देखो P का जब मैं जल प्रतिबिंब निकालूंगा, P का जब मैं वाटर इमेज निकालूंगा तो ऐसी स्थिति में वो 6 की तरह बन जाता है, 6 की तरह बन जाता है, और यहां पे जब मैं एक डंडा लगा दूंगा तो वो 16 बन जाएगा। तो P उल्टा 6 की तरह दिखता है, बस एक डंडा लगाना है, वो 16 बन जाएगा। थैंक यू प्रिंस, थैंक यू, ठीक। तो P जो है उसका जल प्रतिबिंब जब निकाला जाएगा तो वो बन जाएगा 16 की तरह, ठीक। तो नवंबर 14 हो गया, इजोटी से वो 15वें स्थान पे हो गया, P जो हो गया 16वें स्थान पे हो गया। Q से होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखते से हो जाता है खतरा 17। Q से क्वेश्चन, और क्वेश्चन से होता है खतरा 17, तो Q का क्रम होता है 17। तो Q से आपको क्वेश्चन याद रहेगा और वहां से उसका क्रम पता चल जाएगा खतरा 17, ठीक। और R जो होता है, R होता है राइट टू वोट के लिए, और अपने भारत में वोट देने का अधिकार जो है वो 18 की उम्र में मिलता है, तो R का क्रम हो जाएगा यहाँ पे 18। तो R जो हुआ वो हुआ राइट टू वोट, और वोट देने का अधिकार जो आपको मिलता है वो 18 की उम्र में मिलता है। तो R जो है राइट टू वोट है, और वोट देने का अधिकार जो है आपको 18 की उम्र में मिलता है। और दूसरी चीज, जब 18 को आप रोमन इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब तो वो इस तरीके से बनता है 18, और आप यहां पे देखेंगे 18 में मैंने R जो हाईलाइट करके रखा है, तो 18 को जब आप स्पेल करोगे तो ऐसी स्थिति में R आपका 2 जगह पे आ जाएगा, वो उसका क्रम मिल जाएगा कि R का जो क्रम होता है वो होता है 18, ठीक है। और एक और तरीका इसी तरीके से S जो है वो होता है 19 को जब लिखेंगे आखिरी में S आता है तो S का क्रम हो जाएगा यहाँ पे 19, ठीक। इधर वाली लाइन के वापस से रिपीट कर देता हूं। N से होता है नवंबर 14, ठीक। O जो होता है तीसरे स्थान पे आता है, वो हो जाएगा उसका क्रम 15। P जो है इसका जल प्रतिबिंब निकालोगे तो 6 बनेगा, और वो उसी की तरह कैसे बन जाएगा 16, वाह। और फिर जो है Q से हो जाएगा कितना क्वेश्चन, खतरा 17। R जो होता है वो होता है राइट टू वोट देने का अधिकार जो है आपको 18 में मिलता है, तो उसका क्रम हो जाएगा 18।
और एस जो है वो होता है 19। अब टी से सुनो, टी जो है वो इजोल टी में भी टी जो है चौथे स्थान पे आता है, तो 5, 10, 15, 20 वहां से भी आ गया। और टी से फेमस T20 होता है, तो टी का क्रम आ जाएगा यहाँ पे 20, टी का क्रम हो जाएगा 20। अब यू देखो, यू के दो तरीके याद करने के। सबसे पहले यू से होता है अंडर ग्रेजुएट, और अपने भारत में हम ज्यादातर लोग अंडर ग्रेजुएट 21 की उम्र में होते हैं, ठीक। 17, 17.5 तक आपकी चलती है 12th, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो 21 में जाके आप अंडर ग्रेजुएट होते हैं। तो यू से अंडर ग्रेजुएट, और उसमें क्या हो जाएगा, आपका क्रम निकल के आएगा 21। बस यही थे, इंदौर में ही थे, ठीक। और एक और यू से निकल के आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। इसमें टोटल 21 अक्षर होते हैं। तो यू के दो तरीके याद करने के, एक तो है अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ठीक, तो उसका क्रम हो जाता है 21। और एक और होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 21 अक्षर होते हैं, ठीक। बेटा हमारी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप उस पर विजिट करके उसको रेट भी करना, ठीक। आपको जैसा लग रहा है, जैसा पढ़ते हुए लग रहा है, उस हिसाब से आप बिल्कुल रेट करना। और मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छी लग रही होगी, तो रेटिंग भी अच्छी करेंगे आप, ठीक। तो वापस अपन इसके ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। यू से हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जो हो जाएगा वो 21, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब वी को सुनो, वी जो होता है विक्ट्री का साइन होता है। जब आप विक्ट्री का साइन दिखाते हैं तो 2 उंगली दिखाते हैं आप, और 2 उंगली 2 बार दिखाएंगे तो हो जाएगा 22। वी से होता है विक्ट्री, शुक्रिया। वी से होता है विक्ट्री, विक्ट्री जो होता है वो 2 का साइन होता है, 2 बार दिखाएंगे तो वो हो जाएगा 22। वी से हो गया विक्ट्री, ठीक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 21 हो गया था, वी से हो गया था विक्ट्री। और डब्ल्यू में आपको दिखा चुका हूं कि एम 13 था तो डब्ल्यू 23 था, और XYZ में आपको पहले ही बता चुका हूं कि 24, 25, 26 था, ठीक। अब थोड़ी बात मेरी यहां पे ध्यान से सुनो। इसको याद करने के 2 तरीके। सबसे पहली चीज, यदि आप 7-8 दिन तक इसको 20-25 मिनट डेली अगर डायरेक्ट भी याद करेंगे तो डायरेक्ट भी याद हो जाएगा, या ये जो इशारे मैंने आपको बताए हैं, ये जो सहारे मैंने आपको बताया, इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इशारों में इतना मत अटक जाना कि जिसकी तरफ इशारा वही भूल जाओ। वो ब्रूसली हमेशा कहा करता था ना कि जिसकी तरफ है इशारा उसको पकड़ो, इशारे को नहीं। मैं आपको मेरी उंगली से चांद दिखाऊंगा तो चांद को देखोगे कि मेरी उंगली को, चांद को देखोगे ना, उंगली तो सिर्फ इशारा भर है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ इशारा भर है। मेन चीज है ये जो पकड़नी है। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि ये चैप्टर कंप्लीट होते होते इसके सारे क्रम आपको भी याद रहेंगे, और बहुत सारे बच्चों को तो अभी याद हो गए होंगे, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखने हैं। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, सीरीज है आगे, कोडिंग डिकोडिंग है, या आगे बहुत सी चीजें होने वाली है जहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत मायने रखते हैं, ठीक। तो आशा करता हूं सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आई होगी। आगे बढ़े, जल्दी से याद लिख दो। बहुत बढ़िया, एक बार और रिवाइज करोगे और वो याद हो जाएंगे। मैं आगे बार बार रिवाइज कराता जाऊंगा आपको तो चीजें याद हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया नमन। अभी बहुत मजा आएगा वास्तु, अभी रुको तो सही, अभी तो बहुत मजा आएगा। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना आप। अब ये है आपकी मेन सीरीज, जो शुरुआत में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के जो है इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। सिंपल सी एक सीरीज आ जाती है, आपको क्वेश्चन के अंदर ए से लेके जेड तक लिख देता है, या बिना लिखे बोल देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला जो ए से शुरू होती है जेड तक जाती है। इसकी कुछ थोड़ी सी बेसिक सी चीजें, वो आप मेरी बात ध्यान से सुन ले। ये होता है इसका लेफ्ट हैंड, बायां छोर, और ये इसका होता है राइट हैंड। तो क्वेश्चन में बहुत जगह पे दाया बाया मिलेगा। मेरे को एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे जिनको दाएं बाएं में दिक्कत होती है? बहुत से बच्चे होते हैं लेफ्ट राइट तो समझ जाते हैं, दाएं बाएं नहीं समझ पाते। कोई है क्या? है तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखो लिखो, किसी को दिक्कत है तो शर्माना क्या है नहीं होती। मैं ये देखो, इसको कितना भी याद कर लो, बच्चों को जीवन भर इसमें दिक्कत होती है। एक तरीका मैं आपको यहां बताता हूं कि इसको कैसे याद करना है, और मैं गारंटी ले रहा हूं लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इसका तरीका। देखो मेरी बात सुनो यहां पे ध्यान से। जब आप अपने दोनों हाथ लोगे, दोनों हाथों पे यू करोगे, दोनों हाथों पे यू करोगे, दोनों हाथों में जब आप यू करोगे तो आप देखोगे आपका उल्टा हाथ जो है, आपका उल्टा हाथ जो है उसमें जो आपने यू करा, ये आपको क्या बना हुआ दिखेगा? बी बना हुआ दिखेगा। बी 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 बी, ये बी से हो जाएगा बायां। किस हाथ में बन रहा है? लेफ्ट हाथ में बन रहा है, तो बी से हो जाएगा बायां। और जो राइट हैंड है, राइट हैंड में आपको डी बना हुआ दिखेगा, डी बना हुआ दिखेगा, डी से हो जाएगा दायां। तो जिस हाथ में बी बन रहा है, बी बी मेरे लेफ्ट हैंड में बन रहा है, तो ये हो गया बायां, और जिस हाथ में डी बन रहा है वो हो जाएगा दायां, ठीक है।
तो अब आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी जा रहे होंगे कोई एड्रेस पूछेगा भैया बायां दायां क्या, तो जेब में करना, सामने मत कर देना, लड़कियों की तो पढ़ेंगे चाटे, समझ में आया? तो जेब में कर लेना, यू 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 यू, सामने मत कर देना उसके यू यू करके। तो जिस हाथ में बी बनेगा वो होगा बायां, जिस हाथ में डी होगा वो होगा दायां, ठीक है? तो ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना, इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन बनते, 6 तरीके के क्वेश्चन बनते। वो क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना आप। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि वो ये पूछेगा, जो सबसे बेसिक होता है, सबसे बेसिक, वो ये पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 15वां अक्षर क्या होता है। तो आप देखेंगे कि आपको पता है आगे से 15वें स्थान पे आता है ओ, तो आपका आंसर हो जाएगा ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 18वां अक्षर, देखो मेरी बात सुनना यहाँ पे ध्यान से, वो या तो बोलेगा कि बाएं से, लेफ्ट से 18वां अक्षर क्या होगा, या तो बोलेगा आगे से, आगे से। आप ये बोल सकते हो कि सर आगे से बोल रहा है तो मैं ये क्यों जरूरी लूं कि ABCD से ही शुरू करूं, Z से भी तो शुरू कर सकता हूं, मेरी इच्छा है, छोड़ तो मेरे को कंसीडर करना है। नहीं, एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप हमेशा इसको आगे वाला छोड़ लेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग हो जाए या आगे आप क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ेंगे या सीटिंग अरेंजमेंट, हमेशा ये वाला लेफ्ट हैंड जो होगा ये आगे वाला छोर होगा, वो पीछे वाला छोर होगा। इसका कारण सिंपल सा ये है कि आप और मैं जो है वो नॉर्मली या तो हिंदी में लिखते हैं या तो इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं। और आप जब भी कॉपी में लिखें या कहीं पे भी लिखें, आप हमेशा शुरुआत लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं, इधर वाले पार्ट से करते हैं। तो इसलिए हमेशा आपके लिए हो जाता है आगे वाला पार्ट, और जाके खत्म करते उधर तो हो जाता है पीछे वाला पार्ट। ठीक, आप उर्दू में लिखते होते, उर्दू में लिखते होते और आदत ही उर्दू में लिखने की होती, तो ये होता आपका आगे वाला पार्ट, क्योंकि उल्टी लिखी जाती है उर्दू, उल्टी नहीं लिखी जाती, उनके लिए तो सीधी है, उनके लिए हिंदी इंग्लिश उल्टी होगी। तो अगर आप उर्दू में लिखते तो वो होता आगे वाला पार्ट, ये होता पीछे वाला पार्ट। लेकिन अपन या तो हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये होता लेफ्ट, और इसी लेफ्ट को आगे बोला जाता है फ्रंट, और उसको बोला जाता है बैक या पीछे वाला पार्ट या दाया छोर। ये बाया छोर, वो दाया छोर। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इसके अंदर बनता है वो यही पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से मतलब ABCD से, और 20वें अक्षर पे होता है T20, अभी अपन ने याद किया था, तो T हो जाएगा। ठीक, बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है, 7वां अक्षर होता है G7, अभी अपन ने पढ़ा था। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 28वां तो होता नहीं है, बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है, तो क्वेश्चन खतरा 17, क्यों हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन होता है जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछा जाएगा, लेफ्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? फटाफट यस लिख दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसके जो 6 टाइप है पूरे के पूरे पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब सुनो यहां पे आगे, तो पहला हो गया कि वो आपको बाएं छोर से ना बोलते हुए आगे से, फ्रंट से भी बोल सकता है। ठीक, दूसरा पार्ट होगा वो पूछेगा दाएं छोर से, डेस से नहीं, दाएं छोर से। डेस से क्या है मोनिका, है दाएं से, अच्छा ऐसा दाएं से। अब सुनो इधर, दूसरा वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा दाएं से। आप सही लिखा है, पहले DAYS लिखा है, तो दाएं छोर से आपको निकालने को बोलेगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कभी भी मेरे को ये बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में या इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब मैं दाएं से गिनना शुरू करूंगा, ये हो गया Z, ये Y, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब मैं क्या ABCD थोड़ा लिखूंगा, ABCD लिख के थोड़ा पीछे से गिनना शुरू करूंगा। आप क्या करेंगे, थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना, कभी भी आपको यदि बोला जाएगा कि आपको कोई सा अक्षर पीछे से निकालना है, दाएं से निकालना है, तो आप निकालेंगे आगे से ही। लेकिन करेंगे क्या, सुने, जब जैसे मेरे को बोला है कि पीछे से 12वां अक्षर क्या होगा, तो मैं निकालूंगा आगे से ही। मैं क्या करूंगा, 27 से माइनस कर दूंगा। अगर पीछे से 12वां अक्षर निकालना है तो 27 से जैसे ही माइनस किया कितना आएगा, 15। तो जो आगे से 15वां अक्षर होगा वही मेरा अक्षर पीछे से 12वां होगा। ठीक, तो जो अक्षर मेरा पीछे से 12वां होगा वही अक्षर मेरा आगे से 15वां होगा। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, सुनना यहाँ पे, जैसे तो 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 15वां अक्षर हो जाएगा O। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अक्षर तो टोटल 26 होते, अल्फाबेट तो टोटल 26 होते, तो 27 से माइनस क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना यहाँ पे, देखो
मेरे को पता है कि एबीसीडी में गिनते हुए जब मैं जाऊंगा तो जेड का क्रम जो होता है, जेड का क्रम आगे से होता है 26, ठीक। और जेड का क्रम अगर आगे से 26 है और मेरे को जेड का क्रम पीछे से निकालना है, और आप बोल रहे हो कि सर टोटल 26 अल्फाबेट है, 26 से माइनस करो, 26 में से 26 माइनस करूंगा तो जेड का क्रम कितना हो जाएगा, 0। नहीं भैया नहीं, मेरे को अगर पीछे से गिनना चालू करना है तो जेड का क्रम मेरे को 1 बनाना पड़ेगा ना। z होगा 1, y होगा 2, तो z का क्रम मेरे को 1 बनाने के लिए जितने अल्फाबेट होते हैं उससे एक ज्यादा से माइनस करना पड़ता है। इसलिए अल्फाबेट 26 होते हैं लेकिन एक बढ़ा के 27 से माइनस किया जाता है। क्यों? यदि 26 अल्फाबेट है और z के क्रम को मैं 26 से ही माइनस कर दूंगा तो z का क्रम हो जाएगा 0। नहीं, यहां पे एबीसीडी में पहले स्थान पे आता है, 0 पे नहीं आता है। वाह 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 वाह, ठीक है। तो ये बात ध्यान से सुन लो, 27 से इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि पीछे से z का क्रम 1 बनाना पड़ता है, अल्फाबेट 26 होते हैं इसलिए 1 ज्यादा से माइनस किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी से नो लिख दो। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बताए अभी तक मैंने, अभी अपन ने इसमें प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रैक्टिस तो अच्छे से करेंगे, अच्छे 10-12 क्वेश्चन लगाएंगे और उसके दूसरे टाइप पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप अपन ने क्या पढ़ा कि इसमें पूछा जाएगा कि बाएं छोर से कोई सा भी अक्षर निकालने को बोलेंगे, वो तो सिंपल क्रम पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और दाएं छोर से जब भी बोलेगा, फिर से बोल रहा हूं 3-4 क्वेश्चन यहीं पे ओरली ले रहा हूं कि सपोज बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप पीछे से नहीं गिनेंगे, आप 27 से माइनस करेंगे। 27 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 12। आगे से 12 होता है एल, लव करोगे तो बच जाएंगे 12, आंसर हो जाएगा एल। आपको पूछेगा पीछे से 20वां अक्षर क्या होता है, 27 माइनस 20 कितना आया, 7। वो वहां पे खत्म हो जाएगा, 7वां अक्षर आगे से होता है जी, ठीक। तो अभी लेफ्ट और सिर्फ राइट वाला पढ़ा है, आगे के 4 को मैं कल डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तभी जाके सारी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक। तो आप प्लीज जाके प्ले स्टोर पर रेट कीजिएगा एप्लीकेशन को, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, कल मिलेंगे।